बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये चैप्टर नंबर 14 है, बुक का लास्ट चैप्टर है। एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा रेलेवेंट है बिजनेस प्लान इन जनरल भी, कि जब एक न्यू बिजनेस आइडिया पिच किया जाता है तो आप उसका एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो और डिफरेंट चीज़ें होंगी, एक तो बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस के ऊपर ये एक इंटरेस्टिंग कोट दिया हुआ है कि प्लान एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन भी बता रहा होता है, और अमूमन ये कि क्या बेहतरीन तरीका है उस तक पहुँचने के लिए। इस चैप्टर के अंदर जो की हेडिंग्स कवर होंगी, एक फिजिबिलिटी एनालिसिस है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो किस तरह आपने चेक करना है कि क्या ये बिजनेस आइडिया फिजिबल भी है या नहीं। फिर उसका बिजनेस प्लान क्या होगा, किस तरह वो सारा कुछ अचीव किया जाएगा, काफ़ी डिटेल इसके अंदर कवर होगी। फिर बिजनेस मॉडल आप क्या ऑप्ट करना चाह रहे हैं, फाइनेंसिस कैसे रेज़ करने हैं, और बिजनेस प्लान को प्रेज़ेंट कैसे करना है, और फाउंडेशन टीम आपने अपने बिजनेस की किस तरह डेवलप करनी है। ओपनिंग केस के अंदर इसी तरह डिफरेंट बिजनेस प्लान्स एंड मॉडल्स की एग्जांपल दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल पार्क व्हील्स ने क्या किया है, वो ऑनलाइन सर्च के थ्रू आपको गाड़ी ढूँढने की एक ऑप्शन देता होता है, और गाड़ी या मोटरसाइकिल। जबकि जो एक्चुअल डीलर्स हैं या और भी डिफरेंट सोर्सेज़ हैं इसकी, जिनसे जाके लोग परचेज़ कर रहे होते हैं, पार्क व्हील्स ने ऑनलाइन का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा लिया। सेम इज़ ट्रू फॉर ज़मीन डॉट कॉम, उसने भी क्या किया है कि ऑनलाइन आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल डीलर्स और एजेंट्स जो है ना, वो ऑफलाइन मेथड से ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं। जिस तरह ये टीवी का शोरूम है, उससे किस तरह रेवेन्यू गेन कर रहा है, वो सिर्फ़ टीवीज़ के ऊपर solely फ़ोकस कर रहा है, वगैरह-वगैरह। जबकि यानी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन का कंपैरिज़न इनके अंदर भी आ रहा है। सनरन अब एक अमेरिकन कंपनी है सोलर पैनल्स की, उसने क्या आइडिया यूटिलाइज़ किया है कि वो कहता है, चूँकि अक्सर लोग सोलर पैनल एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदते, तो उसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप किस्तों के ऊपर ले लें, डाउन पेमेंट करें, और उसके बाद जो है ना, हम आपको वो आप पे करते चले जाएँ ओवर टाइम। वो कहते हैं कि यानी जिस तरह बजाय इसके कि आप बिल पे करें, उसकी बजाय आप सोलर पैनल की किस्त पे करते रहें, और इवेंचुअली ये है कि आपको बिलिंग की फॉर्म में ही प्रोडक्ट जो है ना, इवेंचुअली चंद सालों में वो आपकी ओन हो जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट उन्होंने एक डिफरेंट बिज़नेस मॉडल यूज़ किया है। और इसी तरह माइकल डेल ने जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कंप्यूटर 1980 में, तो उसने भी थोड़ा हट के, उसने बीच में से होलसेलर रिटेलर्स को कट ऑफ करके उसने डायरेक्ट अप्रोच की थी कस्टमर्स को। तो बाद में इवेंचुअली एक्सपैंड कर गया, लेकिन इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना, लोग ट्राई करते होते हैं। इसी तरह ज़िपकार एक अगेन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो क्या करता है, उसने ट्रैवलिंग का एक यूनिक तरीका निकाला है कि लोग कार शेयरिंग के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। सिर्फ़ आवर्स के हिसाब से जो है ना, वो रेंट चार्ज कर रहे होते हैं वो लोग। और यानी इसकी यूटिलाइज़ेशन का ये इंटरेस्टिंग तरीका है कि वो ऑलमोस्ट कहते हैं कि कार ओनर जो है ना, वो हमारा कॉम्पिटिशन है, उबर वगैरह नहीं है। इसी तरह न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, तो उसका एक अपना कॉम्पिटिशन है, और इसी ये जो फ़ास्ट फ़ूड के ब्रांड्स हैं, इन सब ने भी, अब सबवे भी एक फ़ास्ट फ़ूड है, लेकिन उसने फ्रेश और लेट्स से हेल्दी हाइजीनिक फूड के ऊपर फ़ोकस किया है। ऑन द अदर हैंड पिज़्ज़ा हट है, उसने पिज़्ज़ा पे फ़ोकस किया है, मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर में फ़ेमस है, केएफसी अपने चिकन पीसेज़ में। तो सारे फ़ास्ट फ़ूड कंपनीज़ हैं, लेकिन हर किसी ने और सारी ग्रो कर रही हैं, लेकिन सबके अपने मेथड और अप्रोचेज़ हैं। तो अब बिज़नेस मॉडल क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और एक बिज़नेस प्लान के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल के साथ देखेंगे। फिज़िबिलिटी एनालिसिस पहली चीज़ होती है इसके अंदर, कि आप जब एक बिज़नेस आइडिया आपके पास आया है, तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये फिज़िबल, वर्केबल भी है या नहीं। आपने सबसे पहले इवैल्यूएट करके यही देखना है कि इसको फ़ॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो इनिशियली आपको चंद एक इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके अंदर एनालाइज़ करनी होती हैं, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट सर्विस फिज़िबिलिटी देनी, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप ऑफ़र करने लगे हैं, इसमें अमूमन ये फ़ियर होता है कि जिस शख्स के ज़हन में आइडिया आया होता है, एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वो अमूमन उसके बारे में ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी चीज़ों के अंदर गलती कम नज़र आती है। तो लोगों को ये लगता है कि मेरे ज़हन में जो आइडिया आ गया ना, वो बहुत अच्छा आइडिया है। व्हाइल इट मे बी ट्रू, लेकिन इन रियलिटी ये है कि क्या कस्टमर उसके बारे में एक्साइटेड होंगे? क्या प्रोडक्ट कोई सेंस बना रही है? क्या एनवायरमेंटल ट्रेंड को उसको सपोर्ट कर रहा है? क्या मार्केट में वाक़ई कोई गैप है जो ये प्रोडक्ट फुलफिल करेगी? इन सब सवालों के आंसर्स देने जो है ना, बहुत क्रिटिकल होते हैं, अदरवाइज़ ज़ाहिर है आप प्रोडक्ट एक लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन उसकी एट द एंड जो है ना, वो रिसेप्शन आपको ठीक नहीं मिलेगी। उसके बाद आते हैं, कंसेप्ट स्टेटमेंट भी बनाई जाती है कि प्रोडक्ट बनाने से भी पहले सिर्फ उसके कंसेप्ट को लिखा जाता है, वन पेजर, जिसमें उसकी जो क्रिटिकल तरीन चीज़ें वो मेंशन की जाती हैं, प्रोडक्ट की डिटेल आती है, टारगेट मार्केट क्या है, लोग क्यों लेंगे, कौन-सी नीड है ये स्पेसिफिकली फुलफिल कर रही है, और इन नीडेड बैक एंड पे क्या मैनेजमेंट टीम है जो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगी है, उनका अपना क्या एक्सपीरियंस है। तो इससे ये होता है कि आपको आइडिया ट्यून करने का मौका मिल जाता है, बाद वक़्त उसको रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो जिस टाइप के आप क्वेश्चन पूछते हैं, यानी इस तरह के सवाल जो है ना आप वो कंज्यूमर से पूछ रहे होते हैं कि जी आपको क्या लग रहा है ये आइडिया पढ़ने के बाद, कि आपके ख्याल में ठीक है। समटाइम्स ये भी पूछा जा रहा होता है कि ये सारा कुछ जानने के बाद आप बताइएगा कि क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो आप 5 पॉइंट लाइकेट स्केल पे ऑप्शन दे देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, कम चांस है खरीदने का, अनश्योर है या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं परचेज़ करने में। तो इससे आपको ना एक इनिशियल सर्वे से आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आपका करंट आइडिया वर्केबल है, रनेबल है या उसमें कोई फ्लॉज़ है। दूसरी चीज़ फिर इंडस्ट्री और टारगेट मार्केट की फिज़िबिलिटी, इंडस्ट्री एनालिसिस 5 फोर्सेस से भी आप गेज करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड जा रहे हैं, इंडस्ट्री बाकी किस तरह ऑपरेट कर रही है, उसके अंदर सप्लायर्स कितने हैं, बायर्स के क्या हालात हैं, कॉस्ट वगैरह क्या पड़ेगी, कंपटीशन की क्या सिचुएशन है। और दूसरा टारगेट मार्केट की अट्रैक्टिवनेस, जो वैसे भी डिटेल में गुजरी है कि टारगेट मार्केट आपकी क्या है और वो किस वजह से, किन रीज़न्स की वजह से ये ले रही होगी। थर्ड चीज़ फिर ऑर्गेनाइजेशनल फिज़िबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपनी क्या हालात हैं, क्या रिसोर्सेज़ उनके पास इतने हैं कि वो उसको हैंडल कर सके, इतने एम्प्लॉइज़ हैं, कोई उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक इक्विपमेंट या चीज़ तो नहीं चाहिए जो कंपनी के पास नहीं है अवेलेबल। अगर कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, तो अगेन वो फिर आइडिया रनेबल नहीं होगा। और फाइनली फाइनेंशियल फिज़िबिलिटी, ऑब्वियसली फाइनेंसेस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या कंपनी फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकती है उस प्रोडक्ट को बनाना, सेल करना, उसकी प्रमोशन वगैरह-वगैरह। इसमें बहुत सी चीज़ें आउटसोर्स वगैरह भी करवाई जाती हैं, आप औरों के साथ भी आइडियाज़ अपने सेल करने की कोशिश करते हैं, बाकी वो चीज़ें भी डिटेल में आ जाएँगी, बट एक ये रफ इनिशियल एनालिसिस है जो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर इसके अंदर आता है बिज़नेस प्लान का। बिज़नेस प्लान के अंदर क्या होता है कि आपने एक रिटन बिज़नेस प्लान लिखते होते हैं, ये ऑन एवरेज 25 से 35 पेजेज़ का, इन सम केसेस से शॉर्ट भी होता है और डिटेल्ड ऑपरेशन प्लान हो तो 100 पेजेज़ तक भी चला जाता है। तो बिज़नेस प्लान लिखना इटसेल्फ ठीक-ठाक टाइम ले जाता है, बाज़ ज़ात 2 हफ्ते सिर्फ इसी में लग जाते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस है इसमें बहुत ज़्यादा। बाज़ ज़ात क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्लेम कर देता है कि नहीं जी इतना टाइम जो मैं बिज़नेस प्लान बनाने में लगाऊँगा, इतने में मैं काम क्यों ना कर लूँ। लेकिन ये सब जो है ना वो कहते हैं लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ों के बीच में जो एरर्स आएँगी, ग्लिचेज़ आएँगे, उनको आप डील नहीं कर सकेंगे। तो शुरू में ही आपके प्लान्स होने चाहिए, कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए कि इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, चीज़ें नहीं जाती जैसे आपने प्लान की हुई हैं, आइडियली नहीं चलती, प्लान बी आपका क्या होगा? अगर आपको डिसॉल्व करना पड़ता है, बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो किस तरह जो है ना वो वापस, किस-किस ने इन्वेस्ट किया है, वो उसको किस तरह किस फॉर्म में वापस जाएगी। ये चीज़ें शुरू में सोच लेनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बाकी इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि बिज़नेस प्लान सिर्फ़ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता कि आपने इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने हैं, बल्कि एक्चुअली ये कहते हैं डबल एज सॉर्ड की तरह होता है। ये दोनों तरफ बेनिफिट देता है। एक तरफ एक्सटर्नली अ, अगर आपने ज़ाहिर है किसी को आइडिया सेल करना है, बताना है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है और सबसे बढ़ के एंटरप्रेन्योर और इंटरनल एम्प्लॉइज़ के लिए भी कि एक बिज़नेस प्लान लिखा होता है तो लोगों के ज़हन में रहता है कि जी हमने क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और फिर बिज़नेस प्लान कहते हैं कि एक पत्थर की में लकीर की तरह नहीं होता, बल्कि एक ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप रिफाइन करते चले जाते हैं। लेकिन ये कि एक मेजर डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर उसमें फाइन ट्यूनिंग्स बाद में भी आप करते रहते हैं। तो बाकी ये डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस है, ये तो जब आइडिया ज़हन में आता है एक एंटरप्रेन्योर के तभी से समझिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, फिर वो उसको लिखना शुरू करता है, पहले बुलेट पॉइंट्स वगैरह, फिर इवेंचुअली उसको डिटेल के अंदर लाना शुरू करता है। प्लानिंग इसी तरह उसमें चलती होती है, फिर इवेंचुअली आप उसको डेवलप करते चले जाते हैं। एंटरप्रेन्योर और उसकी पूरी डिटेल और डिपेंडिंग ऑन किस तरह का बिज़नेस प्लान वो बना रहे हैं, वो पूरा उसके अंदर मेंशन करना होता है। तो इसकी जो आउटलाइन है ना, ये कोई फिक्सेटेड नहीं है कि स्ट्रक्चर या आउटलाइन क्या होनी चाहिए एक बिज़नेस प्लान की, लेकिन जो जनरली रिकमेंडेड है तकरीबन ये हेडिंग उसके अंदर कवर हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली कवर पेज आएगा, एग्जीक्यूटिव समरी आएगी, क्योंकि जो बिज़नेस प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद सबसे पहले आपने इंडस्ट्री एनालाइज़ करनी है, उसमें से फिर ज़ाहिर है किन कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। कंपनी आपकी अपनी क्या न्यू फाउंड है या लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मार्केटिंग प्लान आपका क्या है कि किस तरह आप कस्टमर तक पहुंचना चाह रहे हैं, 4 पीस क्या होंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान क्या है, क्या बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, किससे बनवाएंगे, कितने बनेगी, ऑपरेशंस प्लान क्या होगा, डिटेल्ड वर्किंग किस तरह हो रही होगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या साइज होगा, और इवेंचुअली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन है, और फिर अपेंडिक्स आता है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल्स है ना गो थ्रू करें, ताकि आइडिया हो कि किस तरह जो है ना वो चीज़ों को कवर करना है। तो कवर पेज सोबर होना चाहिए, लेकिन डिसेंट डिज़ाइन्ड होना चाहिए, ताकि वो एक अट्रैक्टिवनेस, सीरियसनेस जो है ना वो शो करे आपके डॉक्यूमेंट की। उसके बाद फिर एग्ज़ेक्टिव समरी आती है। एग्ज़ेक्टिव समरी के बारे में मिसकंसेप्शन है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि समरी है तो बिल्कुल स्टार्ट में लिख लें। हालाँकि एग्ज़ेक्टिव समरी हमेशा पूरा बिज़नेस प्लान लिखने के बाद एंड में लिखी जाती है, कि जब आप सारा कुछ लिख लेते हैं, फिर आपने समराइज़ करना है। होता ये है कि जो ब अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल के साथ शेयर करेंगे, वो सबसे पहले सिर्फ़ एग्ज़ेक्टिव समरी पढ़ेगा। इसका नाम एग्ज़ेक्टिव समरी इसलिए है
ये आइडियल एग्जीक्यूटिव्स के लिए लिखी जाती है। अगर ये 1-2 पैराग्राफ या मैक्सिमम 2 पेजेस तक होती है, यूजुअली 1 पेजर होती है। अगर ये 1 पेज पढ़ के भी कोई एग्जीक्यूटिव इंप्रेस नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो बाकी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर कंडेंस करके अपने पूरे बिज़नेस प्लान को लिखना है, जिसको पढ़ के अगला चाहे कि हाँ जी, मेरा दिल कर रहा है मैं ये पूरी रिपोर्ट पढ़ के देखूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू लग रही है, इनका आइडिया स्ट्रॉन्ग लग रहा है या वर्केबल लग रहा है वगैरह-वगैरह। फिर ज़ाहिर है टेबल ऑफ कंटेंट्स आप मेंशन कर देंगे उसमें और फिर आगे, ताकि अगर किसी ने सारी डिटेल से नहीं गुज़रना, उसको जो स्पेसिफिक हेडिंग चाहिए वो फौरन उस पेज पे चलाए। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस, अगेन उसकी डिटेल टच हुई कि जो भी इंडस्ट्री आपकी है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री है, जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री में क्या मार्जिन्स हैं, कौन से और ब्रांड्स करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी डिटेल इन्फो उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। फिर कंपनी इन केस समटाइम्स एक्जिस्टिंग कंपनीज भी लॉन्च करती हैं, वो है तो उसकी डिटेल, अदरवाइज बिल्कुल न्यू कंपनी है तो आप की अपनी क्या आइडियाज हैं, क्या मिशन स्टेटमेंट है, क्या माइलस्टोन लोगों ने अब तक अचीव किया और आप लोगों के अपने क्या फ्यूचर प्लान है कंपनी के कि कब तक क्या चीजें आप अचीव करेंगे। और मार्केटिंग प्लान आ जाता है फिर उसके बाद के, आपने डिटेल में 4 पीस को देख लेंगे क्या हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में जाएंगे, टारगेट मार्केट वगैरह डिटेल्स कवर हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिपेंडिंग ऑन के प्रोडक्ट किस नेचर की है, उसकी डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा। अमूमन ये होता है कि एंटरप्रेन्योर चूंकि बिल्कुल एक न्यू फाउंड कर रहा होता है, समटाइम उसको हद से ज्यादा टाइम लगता है एक्सपेक्टेशन से। अगर वो 6 महीने समझ रहा है तो एक्चुअली 1-1.5 साल आराम से लग जाता होता है। इसका बहरहाल एक अच्छा तरीका ये है कि आप जितना रियलिस्टिक हो सकते हैं वो हो। उसमें एक टूल यूज होता है गैंट चार्ट के नाम से, ये फ्री में भी अवेलेबल है। ये गैंट प्रोजेक्ट पे या वेंगेज पे आप फ्री में गैंट चार्ट बना सकते हैं। इवन उससे भी आप एक्सेल शीट पे बना सकते हैं। ये एक सिंपल टूल है जो आपको विजुअली रिप्रेजेंट करने का, कि एक प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, तो उसका एक बड़ा अच्छा सिंपल सा तरीका होता है। ये सैंपल के तौर पे एक बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक ये एनिमेशन अगर स्टार्ट होने लगी है तो वो प्लानिंग में लिख देंगे कि जी 1 हफ्ता हमें प्लानिंग में लगेगा, नीड असेसमेंट में, प्रोजेक्ट में। दूसरे हफ्ते तक जो है ना हम वो डिजाइन स्टेज पे पहुंच जाएंगे। डिजाइन के अंदर सब हेडिंग्स क्या है, उनमें कितना-कितना टाइम लगेगा। और फिर ये बात चीजें इसमें साइड बाय साइड भी हो रही होती हैं और ये आगे आप यूजुअली टास्क भी एलोकेट करते हैं कि किस मेंबर ने क्या काम करना है। तो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर क्या होगा, वीक 7-8 तक हम वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद लार्ज फेज आएगा वीक नंबर 10 में हमारा प्लान लॉन्च करने का। तो इस तरह ये डिपेंडिंग ऑन मंथ्स पे भी लिया सकते हैं आप, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उस हिसाब से वेरी करता है। फिर पोस्ट लॉन्च आपने क्या करना है, उसमें अगर कोई बैकअप में कोई इशू आता है, कुछ रिफाइनमेंट करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें ना इस तरह वीकली जब बन जाती हैं तो एक पिक्टोरियल फॉर्म में ना सारों को नजर आ रही होती है। तो ये बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि एक न्यू बिजनेस आइडिया में आपने एक ये गैट चार्ट के थ्रू पूरा आइडिया बताया हो कि हम किस तरह प्रोडक्ट को लेके जाना चाह रहे हैं। उसका जो ऑपरेशन प्लान है कि डे टू डे एक्टिविटीज आपकी किस तरह रन होंगी, फ्रंट एंड, इसमें बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेबसाइट या ऐप बनानी है, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजिकल अक्सर प्रोडक्ट्स ऐड हो रही होती है, तो कस्टमर एंड पे क्या होगा, उसको क्या नजर आएगा, वो व्यू टोटली डिफरेंट है। और बैक एंड पे ऑब्वियसली वो पूरी कोडिंग प्रोग्रामिंग आपकी हो रही होगी, तो आपको डिसाइड करना होता है कि कितने बंदे आप रखेंगे, बैक एंड पे क्या कर रहे होंगे, कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, और जाहिर है कंज्यूमर एंड पे क्या नजर आ रहा होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, इसमें कंपनी का अपना स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अंदर पूरी प्रॉपर ग्रिड बनती है, सीईओ कौन होगा, रिपोर्टिंग कौन किसको होगा, क्या साइज होगा कंपनी का, क्या सिर्फ 2-3 एम्प्लॉइज हैं, 5-10 एम्प्लॉइज हैं या उससे ज्यादा। अमूमन यही होता है कि जब स्टार्ट में होती हैं तो छोटी होती हैं और कम लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं कि ऐसे बंदे हायर करने चाहिए हु कैन वियर मैनी हैट्स, जो मल्टीपल डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके। ऐसा ऐसा जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, प्रोफेशनल बन जाती है, फिर आपको स्पेसिफिक फील्ड्स के प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। तो इनिशियल स्टेज में और एडवांस स्टेज के अंदर ये डिफरेंसेस आते होते हैं उसमें। बाकी उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ इवन एडवाइजर्स लोग रखते होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं यूजुअली उसमें। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते हैं कि जो इन्वेस्ट तो नहीं किया होता लेकिन उस फील्ड के अमूमन एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आपके अपने रिलेटिव्स के थ्रू, अपने जानने, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू आप ये चंद लोग कर लेते हैं, तो ये आपके बिजनेस को ऐसे लोग एडवाइस, मसलन ज़ाहिर है आप जिस फील्ड के अंदर स्टेप इन करें, अगर उस फील्ड से रेलेवेंट कोई 1-2 लोग आपको गाइड करने के लिए महीने 2 में 1 आध मीटिंग के लिए भी आ जाते हैं, ऑनलाइन भी आ जाते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। बाकी आप बिज़नेस किस टाइप का करना चाह रहे हैं, उसकी 2-3 कैटेगरीज़ हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप जिसमें आप सोलो करते हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं कि प्रॉफिट लॉस की टोटल ज़िम्मेदारी उस एक ही बंदे के ऊपर होती है, लेकिन उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। एक इंसान का स्किल सेट बहरहाल लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप का क्या फ़ायदा है कि इसमें 2 लोग मिलके जॉइंट ओनर होते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, लेकिन एडवांटेज भी होता है कि आप 2 लोगों की स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ वो यूज़ हो रही होती है। हिस्ट्री में अक्सर बड़े-बड़े बिज़नेसेस वो पार्टनरशिप से चले हैं और हाइली सक्सेसफुल रहे हैं। और फिर कॉर्पोरेशन आ जाती है जो कि एक्चुअली लीगली जो है ना एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट होती है।
तो वो लार्ज अमूमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है। तो अक्सर कंपनीज वो बाद का सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से होती है और इवेंचुअली ग्रो करके कॉर्पोरेशन की फॉर्म ले लेती है। फिर फाइनली फाइनेंशियल प्लान है, इसका प्रोजेक्शंस क्या है आपकी। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितने अरसे में आप ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करके प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। शुरू में क्या चंद महीने में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्या 2 या 3 साल लगेंगे, ये एस्टिमेट लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है जितना रियलिस्टिक ये हो उतना ही बेहतर होता है। फिर इसके अंदर फर्दर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, वो आपको चेक करनी होती हैं, जितनी रिड्यूस कर सकते हैं आप उनको, ताकि कम से कम के अंदर जो है ना वो आप ऑपरेट कर सकें। तो ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह इसके अंदर डिटेल में आती होती हैं। ये 5 इयर्स की अमूमन या 3 इयर्स की कम से कम प्रोजेक्टेड बनानी होती हैं। तो बहुत सी आप जो लार्ज कंपनीज़ हैं उनकी आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स पे मिल भी जाती है पाकिस्तान वगैरह की। तो ये बेसिक अकाउंटिंग अगर आती हो तो बेस्ट यही है कि एंटरप्रेन्योर खुद ही बनाए इनिशियल स्टेज के अंदर। इतनी जल्दी आप अमूमन बंदा हायर करना वो वायबल नहीं होता, वर्थ इट नहीं होता कि आप बिल्कुल स्टार्ट में ही कोई और शख्स हायर करे और वो आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स बना के दे रहा हो। ताकि कम से कम बेसिक लेवल की फाइनेंसिंग, फिर उसमें ज़ाहिर है फ़ियर ऑफ जो है ना वो लीकेज वगैरह उसके चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बाकी ज़ाहिर क्रिटिकल रिस्क उसमें इवैल्यूएट करनी चाहिए, एग्ज़िट रिस्क वगैरह किस तरह स्ट्रैटेजी होगी। और एट द एंड अपेंडिक्स है जिसमें और आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट की उसके चार्ट्स, रिजल्ट्स, मैनेजमेंट टीम जो लोग फाउंडर्स हैं उनके सीवीज़ वगैरह वो उसके अंदर ऐड करना। इसके बाद आते हैं बिज़नेस मॉडल के ऊपर। बिज़नेस मॉडल क्या है कि उसमें डिटेल और सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू, कस्टमर्स और इवन सोर्सेज़ ऑफ फंडिंग वगैरह वो पूरी आती हैं कि आप किस बिज़नेस मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह एक्जिस्टिंग फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, आप भी एग्ज़ैक्ट वही बिज़नेस मॉडल लेके जाएँ। तो रेवेन्यू मॉडल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लेट्स से एक रेस्टोरेंट है या एक हॉस्टल है, तो वो अगर 3 टाइम के अंदर खाना दे रहा है, तो उसका रेवेन्यू मॉडल ये होगा कि जी ब्रेकफ़ास्ट में हमारी कितनी टोटल सेल आ रही है, लंच में कितनी आ रही है और डिनर में कितनी आ रही है। हो सकता है जिन दिनों में क्लासेज़ हैं, लंच में कम सेल्स आ रही हो और डिनर में ज़्यादा आ रही हो, या इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं तो मे बी डिनर में कम आ रही हो, लोग लंच लेट कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने बिज़नेस मॉडल को फाइन ट्यून भी करते हैं, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और उसके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट मॉडल है, किन-किन चीज़ों पे आपका कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह क्या है। बाकी ज़ाहिर है जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उस इंडस्ट्री में, वो लोग उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन वो एंटरप्रेन्योर्स दे सकते होते हैं। फिर एक टर्म इसमें यूज़ होती है आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग क्या है कि आप किसी और से सर्विस कुछ ले लेते होते हैं। तो एक फर्म का डिसीजन कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसने परचेज़ करनी है दूसरी कंपनी से, ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो इसका भी जो है ना फिर ध्यान करना होता है कि किस तरह जो है ना कहाँ-कहाँ से आउटसोर्स क्या-क्या चीज़ हम कर सकते होते हैं। ये बेनिफिशियल होती है इनिशियल स्टेज के अंदर, ताकि लोगों को उसके लिए कन्वीनिएंट रहे उसके हिसाब से। इसके बाद आता है वैल्यू चेन मॉडल, जिसमें फॉर इंस्टेंस इसने मेंशन किया था माइकल पॉटर ने अपनी 1985 की बुक के अंदर कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है, किस तरह गेन किया जा सकता है। वैल्यू चेन क्या होती है कि आपकी कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। उनसे मिलके आप एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर रहे होते हैं और एट द एंड एक मार्जिन गेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर रेज़िंग फाइनेंसेस का कि आप कैश किस तरह जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि फाइनेंसेस रेज़ करने के मल्टीपल डिफरेंट तरीके हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इसमें समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स क्या प्रेफ़र करते हैं, सॉरी इन्वेस्टर्स, कि वो कंसिडर करते हैं जो शख्स ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर रहा हो सकता होता है, एक बंदा यानी ग्रेड ए का बंदा उसके पास अगर रिलेटिवली एवरेज आइडिया भी है, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफ़र करते हैं। वो कहते हैं कि अगर बंदा म में एवरेज लग रहा है, आइडिया चाहे स्ट्रॉन्ग भी है, तो मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एंटरप्रेन्योर हिम और हरसेल्फ और उसका पैशन जो है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है। बाकी फाइनेंसिंग एंड प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, लेकिन इसमें रियलिस्टिक होना चाहिए। जो अमेरिका की लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं एस-एंड-पी 500, जिसके अंदर 500 ऑफ लार्ज यूएस कंपनीज़ हैं, उनकी जो एवरेज ग्रोथ है पर ईयर वो 14% है। अदरवाइज़ एक्चुअली इससे भी कम होती है, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह 5 टू 15% ऑफ सेल्स आ रहे होते हैं और ओवरऑल जैसे एस-एंड-पी का 10.7% प्रॉफिट मार्जिन है। तो स्मॉल बिज़नेसेस यूजुअली 9% की स्पीड के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टैट्स हैं, तो इसी रेंज में आप यूजुअली रहते होते हैं कंट्री की जीडीपी के करीब-करीब। अगर इससे कम ग्रो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो इतना आइडियल नहीं होता, और इन रेयर केसेस ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा ऊपर पे भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो डिपेंडेबल नहीं होता यूजुअली। बाकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, लोन्स भी बाद लोग ले लेते हैं
और बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो अक्सर एंटरप्रेन्योर्स प्रैक्टिस करते हैं कि वो सिर्फ वो ऑप्शन देखते हैं एक्सटर्नल फंडिंग की, कि एक्सटर्नल फंडिंग को अवॉइड किया जाए। सॉरी, बूटस्ट्रैपिंग होती है कि आप सिर्फ डेब्ट और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि जितने वसाइल हैं ना मेरे पास, मैं बस उन्हीं से गुजारा करूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है। बाकी रिवार्ड एंड सीड मनी है फॉर आइडियाज़। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ना रिवार्ड भी मिल रहे हैं। इसमें जो 2 फेमस फोरम्स है ना, वो एक किकस्टार्टर है और एक इंडिगोगो है। इन दोनों पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने बिज़नेस आइडियाज़ पिच करते हैं और आम लोग जो है ना वो फंडिंग कर रहे होते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर समवन स्पेशल, तो इसके ऊपर आप चेक कीजिएगा, आपको दर्जनों बिज़नेस आइडियाज़ मिलेंगे। और इसी तरह ये हल्ट प्राइज़ एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एक फ़लस्तीनियन ओरिजिन का एक बंदा है अहमद अशकर, उसने ये आइडिया पिच किया है और उसने बड़े-बड़े लोग लिए हैं। हल्ट एक स्वीडिश फाउंडेशन है, उससे इसने बिलियनियर है फिलैंथ्रोपिस्ट, उससे ये $1 मिलियन जो है ना हर साल सीड इन्वेस्टमेंट के तौर पे देते होते हैं। और इसको सिलेक्शन के लिए जो है ना वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है, वो कॉम्पिटिशन सेलेक्ट करते हैं। तो दिलचस्पी की बात ये है कि 2017 में 4 पाकिस्तानी थे, उन्होंने रोशनी राइट्स का आइडिया दिया था, उन्होंने हल्ट प्राइज़ विन किया था। तो ये मतलब हमारे लिए भी ऑनर की बात है और इन जनरल आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत से लोग, यानी ये पूरी दुनिया का कॉम्पिटिशन हुआ और उसमें से इन लोगों ने भी नहीं किया। तो इस तरह के ना बहुत सारे आपको और आइडियाज़, इसी तरह स्मीडा है पाकिस्तान के अंदर, ये इंटरेस्टिंग है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके ऊपर आप चेक कीजिएगा, इसकी वेबसाइट पे भी बहुत सारी प्री फिज़िबिलिटी स्टडीज़ दी हुई है। लो उनमें से बाद में डाटा इतना आइडियल नहीं है, लेकिन ये कि उसके बावजूद आपको एटलीस्ट एक ब्रॉड गाइड दे देती है। इसी तरह ये ऑटो जीनी का, ये यूएमटी का एक ग्रेजुएट था, हमज़ा अब्बास बख्श, उसने आइडिया लाया था कि आप एक कॉल के ऊपर जो है ना गाड़ी रिपेयर की सर्विस अवेल कर लें। तो ये इसने भी यंगेस्ट पाकिस्तानी था जिसने इन्वेस्टमेंट रेज़ की थी, 25 इयर्स की एज में। इसी तरह कराची बेस्ड एक स्पून उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें क्या उनका आइडिया है कि इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर वो आपको ब्रांडेड दे रहे हैं। वरना अमूमन ये होता है कि लोग इर्द-गिर्द मोहल्ले में ढूँढ रहे होते हैं कि जी किस तरह हमें कोई बंदा मिलेगा, जो ये सर्विस देगा। इसी तरह कोका कोला ने ये स्प्राइट स्पाइस बार्स लॉन्च की, उसमें भी वो एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ को फंड कर रहे होते हैं। एंजल इन्वेस्टर होता है फिर बाज़ अमीर लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करने में। यूजुअली ये एक रिटर्न के बदले में ले रहे होते हैं, और लेकिन ये कि उसके अंदर अ, ये रैशनल होता है एंजल इन्वेस्टर का कि किस तरह वो अ, यानी किसी न्यू बिज़नेस आइडियाज़ को वो फंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनको हम ग्रो होते हुए देखें। तो ये यानी यंगस्टर्स के लिए स्पेशली जो न्यू आइडिया ला रहे होते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है किसी एंजल इन्वेस्टर को टारगेट करें। बाकी ब्रैकोलेज के आप एंटरप्रेन्योर सिर्फ उन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करता है जो उसके लिए अफोर्डेबल है। और स्वेट इक्विटी भी एक इंटरेस्टिंग टर्म है, जिसमें आइडिया क्या है कि बाद लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि जी हमारा बिज़नेस आइडिया जो है ना वो चोरी ना हो जाए, मिमिक ना हो जाए। हालाँकि वो स्वेट इक्विटी जो है ना वो कॉपी नहीं हो सकती, कि आपने जो पसीना बहाया एक बिज़नेस आइडिया को डेवलप करने में, उसको आगे ले जाने में, वो इतनी ईज़िली कोई मिमिक नहीं कर सकता। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी एफर्ट इतनी ईज़िली कॉपी नहीं होगी। अब आते हैं प्रेज़ेंटिंग ए बिज़नेस प्लान में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो एलिवेटर पिच है। एलिवेटर पिच क्या होती है कि आप बहुत ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होती है कंडेंस फॉर्म में, वो एक पूरे बिज़नेस प्लान को आपने कंडेंस करना होता है, रफली समझ लें आपके सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। इसका नाम एलिवेटर पिच इसलिए है, वो कहते हैं आइडिया ये है कि अगर आप एलिवेटर के अंदर सवार हुए किसी इन्वेस्टर के साथ या आपके सीईओ के साथ, और उसने पूछा जी कि हाँ, आप किस आइडिया पे काम कर रहे हैं। तो जितनी देर में एलिवेटर ने डायरेक्ट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, आपके पास बस उतना टाइम है, आपने उतनी देर में कन्विंस करना है कि आपका आइडिया बहुत सेलेबल है। तो आपने अपनी टारगेट मार्केट भी बतानी है, आपने अपना पैशन शेयर करना है, कस्टमर नीड कौन-सी फुलफिल होगी और आपकी प्रोडक्ट में या बिज़नेस आइडिया में ऐसी कौन-सी यूनिकनेस है कि लोग लेंगे। तो ये सब कुछ जो है ना वो इतनी क्विकली उसके अंदर कवर करना होता है। बाकी इसके अंदर कंडेंस करके, और हाँ, स्लाइड डेवलपमेंट के अंदर फिर ये चीज़ें आती हैं कि आपने वही जो आपके एलिमेंट रिपोर्ट के अंदर बिज़नेस प्लान के अंदर आपने प्रीवियसली लिखा है, वही सारा कुछ यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स के थ्रू आप उसमें कवर करते हैं। इसमें बस आपकी स्टार्ट में कोशिश ये होती है कि जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, प्रॉब्लम हो गया, सॉल्यूशन आप क्या प्रपोज़ कर रहे हो, टारगेट मार्केट। बाकी तो इंडस्ट्री, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्लान, बाकी सारी चीज़ें हुई हैं। स्लाइड डेवलपमेंट में ध्यान रखें कि स्लाइड्स जितनी सोबर हों, मिस्टेक फ्री हों, इस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि स्लाइड्स के अंदर ही अगर गलतियाँ हैं, तो इंप्रेशन ये जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा, अगर स्लाइडें भी नहीं ध्यान से बना सकते, तो आप पूरा बिज़नेस किस तरह ध्यान से रन करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि स्लाइड्स आपकी बहुत प्रिसाइज़ होनी चाहिए। तो पावर पॉइंट पे बनाएँ या प्रेज़ी पे बनाएँ, और इसके अंदर चंद चीज़ों का ध्यान जो रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ एप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्लियरली विज़िबल हो,
अमूमन ये होता है कि 28 या लार्जर फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन तकरीबन इससे छोटा हो तो अमूमन रीडेबिलिटी इश्यूज आते होते हैं। दूसरा, स्लाइड्स ओवर कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट से, बहुत कम भी नहीं ट्रिम होनी चाहिए कि सिर्फ 1-2 बुलेट लिखी हुई हैं, और इतना टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए कि पूरे का पूरा आपने पैराग्राफ उसमें डालने हैं, उनको कंडेंस करके डेवलप करना चाहिए। बाकी स्लाइड्स हर लिहाज से कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लेआउट के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से, फ़ॉन्ट और कलर स्कीम के लिहाज से, उ और ज़ाहिर है मिस्टेक फ्री होनी चाहिए, डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट कलर हो, ये रीडेबिलिटी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी प्रेज़ेंटेशन में यही होता है कि आप ऑन एवरेज तकरीबन 20 टू मैक्सिमम 40 सेकंड, रसूलन 15-20 सेकंड टारगेट होना चाहिए कि एक स्लाइड का, जो है ना, आप वो उतनी देर में बोल भी लें। बाकी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बैकग्राउंड वगैरह आप किस तरह लगा सकते हैं बहुत सिंपली, थोड़ा-सा उसको कस्टमाइज़ करनी चाहिए ताकि उसके अंदर यूनिकनेस एलिमेंट आए। और प्रेज़ेंटेशन गाइड है फिर कि जी आप किस तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उसमें चंद चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ड्रेसिंग प्रॉपर प्रोफेशनल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक अच्छा तरीका ये है कि आप हार्ड कॉपी 6 स्लाइड्स पर पेज जो है ना, वो जिनको भी आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं उनको प्रेज़ेंट उनके लिए लेके जाएँ। ड्रेस जो है ना वो मॉडेस्टली करें और डिसेंटली करें। आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग वो अनऑफ़िशियल इनफॉर्मल ड्रेसेस पहन रहे होते हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते उसके ऊपर। और बोलते हुए अमूमन जिन बेसिस के ऊपर आपकी प्रेज़ेंटेशन इवैल्यूएट होती है, अदर दैन कमांड ऑन नॉलेज और ग्रिप, एक तो लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, वॉल्यूम आपकी लाउड इनफ होनी चाहिए, बहुत हाई या लो नहीं होनी चाहिए, साउंड में क्लियर गैप्स होनी चाहिए, वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए आपको, ए, ओम वगैरह इस तरह के गैप्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट व्यूअर्स के साथ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और गेस्चर वर्क यूज़ करना चाहिए ताकि आप ऑडियंस के साथ कनेक्टेड फ़ील हों। और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें, अमूमन बिज़ी लोगों के सामने आप लेंथी जब प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं, तो लोग उसमें बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर आता है जी बिल्डिंग द फाउंडेशन टीम, कि आपने जो इनिशियल टीम बनानी है, वो ज़ाहिर है किस तरह की बिल्ड करनी है, डिपेंडिंग ऑन आप इन फ्यूचर कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। या पाकिस्तान में नस्ट यूनिवर्सिटी की कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने आइडिया डेवलप किया और फार्मूला स्टूडेंट कार्ड डेवलप की, जो कि यूके में इस पे इन्होंने इनाम भी विन किया। तो इस तरह डिफरेंट ये कि डिपेंडिंग ऑन आपकी टीम किस तरह की है, टीम साइज़ क्या है, क्योंकि वो कल्चर बिल्ड करेगी और उसी हिसाब से आपको इन फ्यूचर उस हिसाब से एक्सपैंड करना होता है। शुरू में यही है कि आप कितने ज़्यादा आवर्स दे सकते हैं। स्टार्ट में आप बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल 9 टू 5 की जॉब की बजाय, जो कि सिर्फ 45 घंटे का काम बनता है। और ज़ाहिर है एक टीम की जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बंदा इंडिविजुअली 45 आवर्स से ज़्यादा स्ट्रेच करके 100 घंटे दे लेगा। लेकिन 2-3-4 लोगों की टीम जो है वो 200-300 आवर्स, वर्क आवर्स जिसे कहते हैं ना, वो पूर इन कर सकती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है काम आपका रिलेटिवली जल्दी हो। बाकी ज़ाहिर है टीम के आइडियाज़ रिफाइनमेंट में भी हेल्पफुल होती है। अगर आपका कभी मोरल डाउन हो रहा है, तो टीम मेंबर्स की वजह से आप मोटिवेट भी हो जाते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें, टीम के अपने एडवांटेजेस हैं। बाकी सीईओ रोल अगरचे टेम्प्टिंग होता है, लेकिन समटाइम्स एंटरप्रेन्योर का आइडिया होता है, लेकिन उसको कोई और एज़ ए सीईओ भी हायर करना पड़ जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और पर्सनैलिटी टेस्ट भी इसमें देके देखा जा सकता है, ताकि पर्सनैलिटीज़ लोगों की आपस में वो उसमें मेजर क्लैश ना हो। तो न्यू जब टीम मेंबर्स आपने लेने हो, उसके अंदर एक अच्छा तरीका ये है कि आप गैप्स चेक कर लें। लेट्स से मार्केटिंग कौन करेगा, अकाउंटिंग कौन करे हैंडल करेगा, ठीक है? अगर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन करेगा, किसके पास कौन सी स्किल मौजूद है और कहाँ पे गैप आ रहा है। तो जहाँ-जहाँ पे गैप आ रहे होते हैं, उनको आपने फिर उस हिसाब से फिल करना होता है। बाकी टीम को ज़ाहिर है टुगेदर रखना, उनकी आपस की केमिस्ट्री, ये भी इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी स्किल चाहिए होती है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बिहेवियर में ऐसे हों कि वो ना तो बर्नआउट करें, इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ, ना इतना ज़्यादा रिलैक्स करें कि काम आपका डिले हो और लोग अनकंफर्टेबल फ़ील करें। फैमिली प्रेशर्स आते हैं आपके ऊपर कि जी बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों तुम इतनी एफर्ट और एनर्जी जो है ना इस पे लगा रहे हो, वगैरह-वगैरह, इन सारी चीज़ों को डील करना। बाकी न्यू टीम के अंदर ये लायबिलिटीज़ ऑफ न्यूनेस की एक टर्म है, जो कि इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। ये कहता है कि जब आप नए होते हैं, बिल्कुल किसी नए बिज़नेस में आए हैं, उससे पहले क्या था कि आप एक स्टूडेंट थे मे बी, या एक आम लाइफ गुज़ार रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन आप या सीईओ बन गए या एम्प्लॉयी बन गए। तो आपको ये नया रोल सँभालने में टाइम लगता है, इन चीज़ों में एडजस्ट होने में बाद आपको टाइम लग जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान करना होता है। और कंपेंसेशन भी आपको ध्यान करना है कि जी एम्प्लॉइज़ को आपने किस तरह, जो आपकी इनिशियल टीम मेंबर्स हैं, उनको कैसे कंपनसेट करना है। क्या सैलरीज़ रखी जाएँगी? क्या लेटर ऑन उनको रिटर्न का कमिटमेंट करनी चाहिए, वगैरह-वगैरह। किस तरह आप उनको लेके जा सकते हैं। बाकी ये इस चैप्टर की टर्म्स हैं।